हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन रवानी। वेलकम टू आपका अपना चैनल सक्सेस द्वार। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर चैप्टर 3 दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक को, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, साइकिल किसे कहते हैं और थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ लॉ क्या होता है। इन सब सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा आज का कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि कोई भी सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम है तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वो सिस्टम का जो थ्रू आउट टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्वलिटी इन टेम्परेचर होना चाहिए। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि कोई भी सिस्टम है वो यदि उसका फोर्स और मोमेंटम क्या है, चारों साइड यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी केमिकल है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि उसका केमिकल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी उस यदि ये तीनों किसी एक सिस्टम में हमको मिल जाए, तीनों इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम किसी एक सिस्टम में मिल जाए तो उस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। याद रखना है क्या क्या होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और तीसरा कंडीशन क्या होगा कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होंगे तब तक उस सिस्टम को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। यदि ये तीनों इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम में होगा, एग्जिस्ट करेगा, तभी उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अ सिस्टम इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस तब होगा जब तक कि वो उसका जो डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो उसी सेम रास्ते से यदि हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में आए और सिस्टम में या सराउंडिंग में कोई भी हम लोग इफेक्ट ना डालें तो उस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिएगा, रिवर्स द डायरेक्शन और सिस्टम इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी सिस्टम को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस तब बोलेंगे जब हम लोग किसी भी डायरेक्शन को यानी कि कोई डायरेक्शन में जा रहे थे उसको रिवर्स कर दिए डायरेक्शन को एज फॉलोड बाय द फॉरवर्ड पाथ। यानी कि जो डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन को हम लोग यदि रिवर्स कर देते हैं और देखते क्या है कि कोई भी सिस्टम में और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, क्या कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यदि किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है तो उस तरीके का प्रोसेस यदि हो जाता है तो उस तरीके का प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी एक ग्राफ ले लेते हैं हम लोग। अब एक स्टेट है और एक ये स्टेट है, ठीक है। स्टेट क्या बताता है, किसी भी प्रॉपर्टी के किसी भी कंडीशन को बताता है हम लोग को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गए तो क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। अब मान लीजिए कि एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग जा रहे हैं उसी प्रोसेस से हम लोग वापस ही आ रहे हैं, कि क्या बोला गया है यहाँ पे, उसी डायरेक्शन को रिवर्स करना है जिस डायरेक्शन से हम लोग गए हुए हैं। मान लीजिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम लोग चले गए, यानी कि इस पाथ से गए, ठीक है ना, और उसी पाथ से हम लोग वापस आए, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए से बी तक जाने में जितना हम लोग एनर्जी खर्च किए होंगे, यदि 2 से ए तक आने में उतना ही एनर्जी हम लोगों को सिस्टम और सराउंडिंग से वापस मिल जाए तो उस तरीके का सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। यानी कि इफेक्ट डालना, इसका मतलब क्या है कि ए से बी तक जाने में हम कुछ ना कुछ एनर्जी दिए होंगे या तो कुछ ना कुछ उसको सराउंडिंग और सिस्टम को इफेक्ट किए होंगे। यदि वापस आते टाइम सारा का सारा इफेक्ट और एनर्जी हम अपने में ले लें तो उस तरीके का सिस्टम को क्या बोल देंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है। जनरली ये ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग एक पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, यानी कि आप अपने घर से रेलवे स्टेशन तक गए, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन तक जाने के टाइम में क्या हुआ होगा, आपको किसी एक ऑटो से गए होंगे या अपने कार से गए होंगे या तो फिर अपने बाइक से गए होंगे, ठीक है। तो उसी समय मान लेते हैं कि ऑटो से आप जा रहे हैं तो एक ऑटो में बैठे होंगे तो ऑटो
ऑटो रिक्शा वाले को क्या दिए होंगे, कुछ ना कुछ फेयर दिए होंगे। उसके बाद फिर वहां से कोई पानी का बॉटल लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन गए होंगे, फिर टिकट लिए होंगे, फिर कहाँ पे गए होंगे, आप स्टेशन पे पहुंच गए। यदि वापस आते टाइम जितना एनर्जी खर्च हुआ उतना सेम एनर्जी यदि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि टिकट लिए थे, टिकट को वापस कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, पानी का बॉटल लिए थे, तो पानी का बॉटल को, पानी पिए थे तो पानी का बॉटल को वापस करना तो पॉसिबल नहीं है सराउंडिंग को या सिस्टम को। उसके बाद कोई जरूरी नहीं कि वही सेम ऑटो वाला हमको वापस आते टाइम मिल जाए। तो क्या होता है, यानी कि जिस फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में हम लोगों का क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस हो जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गया होगा क्या क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा है। उसका इफेक्ट क्या होगा कि यानी कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं यदि उसी डायरेक्शन से हम लोग रिवर्स हो जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग में यदि हम लोग कोई भी इफेक्ट छोड़ चुके होंगे तो उस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। सिंपल सा यहाँ पे क्या लिखना है, फॉरवर्ड पाथ, फिर विदाउट को हटा के क्या कर देना, विदाउट को हटा के क्या कर देना है, लिविंग अ इफेक्ट, यानी कि कोई ना कोई इफेक्ट हम लोग डालेंगे। या तो सिंपल से क्या लिख सकते हैं कि अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट इज नॉट रिवर्सिबल, यानी कि कोई भी प्रोसेस यदि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। सिंपल सा ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आ गया होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है समझ में आ गया होगा, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल एक ऐसे सिस्टम जिस सिस्टम का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो उस तरीके के सिस्टम में जो हमारा प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिस्टम इज सेड टू बी अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इफ द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यदि सेम हो जाए तो उस तरीके के सिस्टम को क्या बोल देंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोल देंगे। आइए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू से इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या क्या है, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे। इस तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, यानी कि इस पॉइंट के जगह पे हम लोग स्टेट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 स्टेट से सेकेंड स्टेट तक गए, ठीक है, इस रास्ते से गए, उसके बाद 2 से 3rd पे आए हम लोग इस रास्ते से, उसके बाद फिर क्या है 3rd से 1 पे आ गए। तो यदि यहाँ जिस जगह से चले थे उसी जगह पे हम लोग पहुंच गए, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, हम लोगों का सेम हो गया। तो इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे कि वो थर्मोडायनेमिक साइकिल है। ये एक साइकिल की तरह भी आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखिए अब यदि साइकिल बनना है तो यहाँ पे देखिए एक और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, यानी कि स्टेट 1 और स्टेट 2। जैसे मान लीजिए कि स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने के लिए हम लोगों ने इस रास्ता को फॉलो किया, ठीक है, और यदि हम लोग इसी रास्ते से आ गए तो क्या ये साइकिल है, बिल्कुल नहीं, ये साइकिल है ही नहीं। यानी कि साइकिल होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको 2 होना चाहिए। जैसे कि देखिए यदि इस रास्ते से गए हम लोग, यानी कि इस प्रोसेस से गए और फिर से सेकेंड से 2 पे यदि हम लोग दूसरे प्रोसेस से आ गए, यानी कि दूसरे पाथ से आ गए, अब देखिए यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो गया। इसलिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी साइकिल कहने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितना चाहिए, तो 2 चाहिए, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल इज 2, यानी कि एक प्रोसेस ये और एक प्रोसेस ये, यानी कि जब तक 2 प्रोसेस नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोसेस को हम लोग साइकिल नहीं बोल सकते हैं। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि चेंज इन प्रॉपर्टीज फॉर अ साइकिल इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी साइकिल में यदि उसका प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 0 के इक्वल होगा। ये जनरली ये सारे जो पॉइंट होते हैं वो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोगों को याद रखना है। और आप लोग कॉपी निकाल के नोट्स बनाते हुए चलिए, यदि आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो आप लोग कुछ दिन के बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है, इसलिए नोट्स बनाते चले, आपके नेक्स्ट डे जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि थर्मोडायनामिक्स जीरोथ लॉ क्या होता है। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, काफी इजी है, लेकिन लोग क्या है थोड़ा सा इसको टिपिकल तरीके से पढ़ते हैं। हम लोग बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग एक डायग्राम के थ्रू से इसको हम लोग इसका डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है।
एक बॉक्स मैंने यहाँ बना दिया, दूसरा बॉक्स यहाँ पे, दोनों बॉक्स को क्या करना है, अलग अलग बनाना है, सेपरेट बनाना है, ठीक है। और बाकी जो एक नीचे बॉक्स बनाएंगे, इस दोनों बॉक्स को सटाते हुए बनाएंगे, यानी कि इस दोनों बॉक्स से क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। अब चलिए इस तीनों बॉक्स का नाम दे देते हैं। यहाँ पे बॉक्स ए, इसको बॉक्स बी बोलेंगे, और इस बॉक्स को बॉक्स सी बोलेंगे। चलिए अब इसका डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग उसको बताते चलिएगा, ठीक है। यदि ए सी के बराबर है, क्योंकि ए और सी क्या है, सटा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, ठीक है। और उसी तरीके से बी सी से सटा हुआ है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, बी सी के बराबर है, ठीक है। ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा। बस यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके आगे टेम्परेचर लगा देना है, यानी कि यदि टेम्परेचर ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के बराबर है, अलग अलग सेपरेटली, तो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए का टेम्परेचर बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बोल कैसे सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, देखिए, इफ body A and body C are in thermal equilibrium and body B and body C are in thermal equilibrium separately, then according to zeroth law of thermodynamics, body A and body B are in thermal equilibrium, ठीक है। thermal equilibrium का मतलब क्या होता है, equality in temperature, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि thermodynamic equilibrium में। तो इसको या तो फिर आप thermodynamic equilibrium टर्म का यूज कीजिए, या तो फिर टेम्परेचर का टर्म यूज कीजिए, या तो फिर एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं आप लोग, इफ temperature of body A and temperature of body C are same and temperature of body B and temperature of body C are same separately, then according to zeroth law of thermodynamics, temperature of body A and temperature of body B are same। सिंपल सा, या तो आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टर्म का यूज कीजिए, या तो फिर टेम्परेचर टर्म का यूज कीजिए। चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, डेफिनेशन, इफ बॉडी ए and body C are in thermal equilibrium, and body B and body C are in thermal equilibrium separately, यहाँ पे सेपरेटली टर्म लिखना जरूरी है, सेपरेटली, देन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टीडी। देन अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बॉडी ए एंड बॉडी बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बॉडी ए और बॉडी बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे ऐसे। अब जब भी आपको कोई भी पूछे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, और ये डायग्राम बनाने के बाद आप लोग बड़ा आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन निकाल सकते हैं, यानी कि इसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वही हम लोगों को टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, क्योंकि यहाँ से क्या आता है, हम लोगों को टेम्परेचर आता है। तो जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने का जो तरीका हम लोग का आया, जो आइडिया आया, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही आया है हम लोगों का, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे और वर्क डन निकालेंगे कि कैसे वर्क डन होता है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, और इस कोविड के टाइम में आप सेफ रहिए और अपने घर वालों को भी सेफ रखिए।